मान लीजिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो a दे रखी है और इसी तरीके से क्यूब की जो साइड है वो भी a दे रखी है। दिस इज द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में वेरी कर रही है। ठीक है, इट इज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इज a plus bx. Similarly, electric field along y-axis is zero. Electric field along z-axis is zero. E y और Ez जीरो दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि नेट फ्लक्स बता दीजिए थ्रू द क्यूब। अपन अगर ध्यान से देखें तो y एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, z में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x एक्सिस में है जो कि x के साथ वेरी कर रही है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड तो x एक्सिस के अलोंग पॉइंट कर रही है, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसी सी होगी। ठीक है, अगर इस फेस की बात करूं तो इसके लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, परपेंडिकुलर हो गए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स जीरो। इसी तरीके से नीचे वाले सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, सामने वाले फेस के लिए जीरो, पीछे वाले फेस के लिए जीरो। केवल दो फेस ऐसे बनेंगे जहां पर फ्लक्स आएगा, एक तो ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। इसके लिए एरिया वेक्टर a1 इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर a2 इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं phi1 तो क्या लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो माइनस E1 into A1। अच्छा, E1 इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग अलग है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के साथ वेरिएशन है। यहां पर x की वैल्यू, इस वाले फेस के लिए x की वैल्यू a है, ओरिजिन से आप a दूरी पे हैं, और इस वाले फेस के लिए x की वैल्यू 2a है। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर निकालिए। माइनस का E1 कैसे लिखूंगा, a plus b into a मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये वाला एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया a स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस का a plus ba क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से phi2 भी निकाल सकते हैं, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकंड फेज। ये हो जाएगा प्लस का E2A2, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि cos 0 डिग्री होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो phi2 की वैल्यू हो जाएगी a plus b into 2a, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a plus 2b into a क्यूब। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2ba क्यूब माइनस ba क्यूब बिकम्स ba क्यूब। सो दिस इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। मुझे उम्मीद है आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ दो छोटे से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। पहला पॉइंट है ओनली those charges, केवल वही चार्जेस, only those charges which are present inside the surface, which are present inside the surface, क्योंकि इसी के ऊपर आगे जाके हम एक लॉ की बात करेंगे, गॉस लॉ की। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पॉइंट कहता क्या है। only those charges which are present inside the surface, जो सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेक net contribution to the electric flux, make net contribution to the flux। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट। मान लीजिए कि मैंने एक सरफेस की बात की, ठीक है, जैसे एक सरफेस की बात की, मैंने कह दिया कि चलो भाई एक चार्ज पार्टिकल जो है ना Q, वो यहाँ अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है फ्लक्स के लिए। मतलब जो सरफेस के अंदर वाले चार्जेस हैं उन्हीं के कारण फ्लक्स आता है। जो चार्जेस बाहर प्रेजेंट होते हैं ना सरफेस के, उनके कारण फ्लक्स जीरो हो जाता है। अब वो फ्लक्स जीरो कैसे होता है, वही दूसरा पॉइंट है। पहले तो हम पहला पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए अगर ध्यान से देखिएगा इस चार्ज Q को, तो ये हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दे रहा हूं, एक फील्ड लाइन, 2 3 4 5 6 7 और 8। मान लीजिए इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मुझे हर एलिमेंट पे, यहाँ पर हर जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कुछ ना कुछ होगी, जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, ठीक है, अलग अलग होगी क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है पॉइंट चार्ज से। लेकिन अगर मैं कहूं कि हर जगह पे फ्लक्स लिख के देखें, तो
तो क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर आप स्फीयर पे कहीं पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो इट शुड पास थ्रू द सेंटर। तो इस सेंटर से मैं हर पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं। ये यहाँ का एरिया वेक्टर हो गया, ये यहाँ का एरिया, मतलब आप समझ रहे होंगे ब्लू से जो मैं बना रहा हूं वो एरिया वेक्टर्स है, ठीक है। ये यहाँ के लिए एरिया वेक्टर हो गया, ये यहाँ के लिए एरिया वेक्टर हुआ, ये एरिया वेक्टर, हर पॉइंट पे मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं। ये इसका एरिया वेक्टर और ये यहाँ के लिए एरिया वेक्टर। अगर आप ध्यान से हर पॉइंट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये वाला एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, इनके बीच में ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। अगर सारे एंगल्स को देखोगे तो वो एक्यूट एंगल्स है, नन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं तो थीटा क्या आ जाता है सब में, एक्यूट एंगल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो cos थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, और cos थीटा पॉजिटिव रहेगी तो क्या होगा, सारे ये पॉजिटिव E डॉट dA मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर जो E डॉट dA मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। और इसका मतलब है अगर मैं इन्हीं सब का इंटीग्रल कर दूं जो कि हमारा नेट फ्लक्स होगा तो वो भी कैसा आ जाएगा, एक नॉन जीरो टर्म आएगी और पॉजिटिव आएगी। तो मतलब यहाँ पर आपको एक नेट फ्लक्स मिल ही जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्जेस होते हैं ना, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है अंदर तो कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती, तो सारे के सारे एंगल्स कैसे हो जाते, ऑब्ट्यूज हो जाते। तो सारे के सारे cos थीटा नेगेटिव हो जाते, तो भी एक नेट फ्लक्स तो आपके पास आता ही आता। तो मेन मोटे मोटे रूप पे आपको ये समझना है कि जो सारे चार्जेस अंदर होते हैं सरफेस के वही नेट फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। अब इसी में एक और पॉइंट कि अगर चार्जेस अंदर ना हो, अगर कोई चार्ज बाहर है तो उसका क्या होगा, देखिए वही है सेकंड पॉइंट, आप नोट कीजिएगा। The charges which are present outside the surface, the charges which are present outside the surface do not make any net contribution to the electric flux, जो चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड है, सरफेस के बाहर प्रेजेंट है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब कैसे कंट्रीब्यूशन नहीं है देख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरीके का स्फीयर है, ठीक है, जिससे मैं फ्लक्स देख रहा हूँ। एक चार्ज को मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर यह है कि नेट कंट्रीब्यूशन जीरो है, मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इनकमिंग फ्लक्स है कि नहीं, होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग फ्लक्स भी होगा। लेकिन अगर कंसेप्चुअली विजुअलाइज करोगे ना तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी सी जा रही होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं केवल 4 फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, है ना, केवल 4 फील्ड लाइंस जो यहाँ से पास हो रही है स्फीयर को कट करते हुए। ऐसे तो बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी कंसेप्चुअलाइज करने के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर इनकमिंग फ्लक्स है, यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, आउटगोइंग फ्लक्स है। तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस छोड़ के बाहर भी चली जाएंगी, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म्स में, कि जितनी एंटर की उतनी ही बाहर चली गई, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं वैसे ही देखना चाहूं, मैथमेटिकली अपने आप को कन्विंस करना चाहूं, तो कैसे करूंगा, देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में। अगर एरिया वेक्टर बनाना चाहें तो एरिया वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटर से ज्वाइन करता हुआ आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर कुछ ऐसा सा आ जाएगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर कुछ बाहर जाएगा, यहाँ पर भी बाहर जाएगा, और यहाँ से भी बाहर जाएगा। इन आइदर केस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है, थीटा कैसा है, ऑब्ट्यूज है। थीटा ऑब्ट्यूज है, ये एरिया एलिमेंट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई E1, समझ पा रहे होंगे थीटा कैसा है, एंगल ऑब्ट्यूज है। तो बताइए यहाँ पर जो फ्लक्स आ रहा होगा ना, फ्लक्स φ1 अगर मैं कहूं, तो यहाँ पर एक्चुअली ये इनकमिंग फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स।
तो phi 1 को क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। यहां पर अगर सारे एलिमेंट्स को देखेगा तो एंगल आपको ऑब्ट्यूज ही मिलेंगे। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो cos थीटा कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन E dA cos थीटा करोगे तो वो नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब है हमारा जो phi 1 है वो कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है भाई, सब सही चल रहा है। अगर यहाँ पर देखें आउटगोइंग फ्लक्स की बात करूं मैं, आउटगोइंग फ्लक्स की phi 2 की बात करूं जो कि हमारा आउटगोइंग फ्लक्स है, तो यहाँ देखिए अगर मैं नॉर्मल बनाऊं यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो नॉर्मल ऐसे बाहर जाएगा, यहाँ से भी नॉर्मल इस तरीके से जा रहा होगा, यहाँ से नॉर्मल कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, यहाँ से नॉर्मल कुछ इस तरीके से जा रहा है। अगर आप सारे एंगल्स देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एरिया वेक्टर, तो उनके बीच का जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट है। यहाँ पर थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। अच्छा, एक्यूट एंगल है तो यहाँ पर अगर phi 2 लिखूंगा तो E dA cos थीटा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर phi 2 की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। आउटगोइंग फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। अब क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हमारे पास कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि phi 1 जितना नेगेटिव हो उतना ही phi 2 पॉजिटिव आ जाए, सच दैट नेट फ्लक्स जीरो हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि phi 1 और phi 2 का सम जीरो हो जाए? देखो, हो सकता है। क्यों हो सकता है, अब आप कहेंगे। देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E1 है, और यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जो मैंने देखी ना वो E2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एरिया छोटा है जहां से फील्ड लाइंस जा रही है। यहाँ पर जहां पर फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं वो एरिया बड़ा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ एरिया तो छोटा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई है। क्यों हाई है, बिकॉज इट इज क्लोजर टू द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से जितना पास में होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो A1 छोटा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ एरिया बड़ा है, एरिया जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है वो बड़ा है, लेकिन क्योंकि पॉइंट चार्ज से दूरी बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों का खेल कैसा है। यहाँ पर एरिया छोटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई, यहाँ एरिया बड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लो। तो सच दैट ये जो प्रोडक्ट है phi 1 जो आएगा और phi 2 आएगा, ये कभी ना कभी जाके इक्वली होंगे और इनफैक्ट इक्वल हो जाएंगे, जिससे नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आप मैथमेटिकली ऐसे देखते हैं कि जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है। So remember these 2 points. Those charges which are lying inside the surface will make certain contribution to the flux, whereas those charges which are lying outside the surface will not make any net contribution to the electric flux. Please note this down. The next topic of discussion is Gauss law in electrostatics. Very important, central to this chapter. जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होती है तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो हैं वो गॉस लॉ से रिलेटेड होते हैं। कोई बहुत टफ लॉ नहीं है, बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, जरूरी नहीं है कोई रेगुलर ज्योमेट्री हो, कैसी भी ज्योमेट्री है, लेकिन सरफेस कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। रिमेंबर, कैसे सरफेस की बात कर रहा हूँ, क्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ। कुछ चार्जेस जो हैं वो इस सरफेस के अंदर मौजूद है। मान लीजिए प्लस का Q1 है, यहाँ पर माइनस का Q2 है, यहीं पे प्लस का Q3 है, कोई बाहर चार्जेस है Q4 और यहाँ पर भी है Q5। ओके, तो मैंने कह दिया जब गॉस लॉ की बात हो रही है तो गॉस लॉ सिंपली स्टेट्स कि इस क्लोज्ड सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स है, द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू summation of all charges which are lying inside the closed surface। ठीक है, summation of qin भी कह सकते हो या कहीं कहीं पे इसे ऐसे भी लिखा जाता है q enclosed, summation of charge enclosed inside the surface divided by epsilon naught। epsilon naught से डिवाइड कर दीजिए तो ये फैक्टर आपको क्या देता है, this gives you the net flux through this closed surface। इनफैक्ट ये जो क्लोज सरफेस होता है ना, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, देखिए हर पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वहां के छोटे से एरिया एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी हो। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसा भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA
is equals to summation q in upon epsilon naught. This is the complete mathematical formulation of Gauss law. क्या है ये? सिंपल सी बात है, E डॉट डी ए हर पॉइंट पे आप क्या करते हैं, E डॉट डी ए का सम करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। कौन कौन से चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 अंदर है, Q4 और Q5 का कोई नेट कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी इससे पहले अपन ने 2 पॉइंट से ही पढ़े थे, तो अगर कोई पूछ ले कि भाई समेशन Q इनसाइड कितना है, समेशन ऑफ Q इन कितना है, तो समेशन कितना हो जाएगा, प्लस का Q1 माइनस का Q2 और प्लस का Q3, Q4 और Q5 which are present outside the Gaussian surface. Now remember, इस closed surface को जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसे कहते हैं Gaussian surface। क्या कहा जाता है, Gaussian surface। This is the surface chosen for integration। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे मैंने इंटीग्रल साइड में एक छोटा सा सर्कल बनाया है। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। किस टाइप का सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड वन। तो सर्कल रिप्रेजेंट्स अ क्लोज्ड सरफेस। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का छोटा तरीका है। इंस्टेड ऑफ हर जगह पे आप ई डॉट डी ए करें, उससे बेहतर है कि आप उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट सारे चार्जेस का सम कर लें और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर लें। So this law states that the net electric flux passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface। इतना मैं समझता हूं कि आपको पता चल गया होगा। Q4 और Q5 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बता रखा था जितनी फील्ड लाइंस इससे एंटर करेंगी उतनी बाहर चली जाएंगी, तो Q4 और Q5 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रह जाएगा। अब कुछ नोटवर्दी पॉइंट्स है रिगार्डिंग गॉस लॉ, फटाफट डिस्कस कर लेता हूं ताकि न्यूमेरिकल सेक्शन इससे रिलेटेड बहुत बड़ा है, एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है, इट मतलब यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, फ्लक्स की बात कर रहा हूं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्जेस which are present outside the Gaussian surface। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अभी डिस्कस कर चुका था। जो भी Gaussian सरफेस के बाहर चार्जेस हैं, उससे ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ चार्जेस। लोकेशन कह दीजिए या पोजीशन कह दीजिए, पोजीशन ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द Gaussian सरफेस। Gaussian सरफेस के अंदर जो भी चार्जेस है ना, वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसका मतलब है मैं Q1 को यहाँ रख दूं, Q2 को यहाँ रख दूं, अगर मैं लोकेशन इधर उधर भी करूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। लेकिन ये सेम बात जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं कही जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोजीशन के साथ, चार्जेस की पोजीशन के साथ वेरी कर जाएगी। यहाँ पर मैं नेट फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, यहाँ पर जो E लिखते हैं ना अपन, E डॉट डी ए, समेशन ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलती है, जो यहाँ मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहे ये क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ऑल द चार्जेस which are present inside as well as outside the Gaussian surface। ठीक है, इस Gaussian surface के अंदर हो या बाहर हो, सारे चार्जेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमें वो मिल रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्जेस कौन से लेने होते हैं, केवल अंदर वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से जो मिलती है वो किसके लिए मिलती है, सारे चार्जेस की वजह से, चाहे अंदर प्रेजेंट हो या बाहर प्रेजेंट हो। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है,
इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ, इट का मतलब है यहाँ पर फ्लक्स, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर and size of Gaussian surface. Nature and size of Gaussian surface, as long as the charge enclosed remains the same. Charge enclosed remains the same. देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत आसान सा चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपके पास एक बलून था, ठीक है, बलून के सेंटर पे आपने एक चार्ज रखा था Q। अगर मैं पूछ लूं कि इस बलून से कितना फ्लक्स जाएगा, आप सिंपल सा कह देंगे सर इट विल बी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कह दूं मैंने बलून को और ज्यादा इन्फ्लेट किया सच दैट इसका रेडियस जो है वो डबल हो गया, अब इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा, तो अभी भी जो फ्लक्स है वो कितना ही जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप एरिया यूं मत सोचिएगा अच्छा एरिया डबल हो गया, फील्ड लाइन ये हो गई वो हो गई, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब तक सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज सेम रह रहा है, देखिए वही तो लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का साइज आप बड़ा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, जब तक उसके अंदर पड़ा हुआ चार्ज सेम है तब तक फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये Q हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, रेडियस डबल भी कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, कुछ भी हो जाए, तब तक यहाँ पर जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा जब तक चार्ज को आप चेंज ना कर दें। इसके अलावा दो पॉइंट और आपको मैं बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट कि अगर हमने कह दिया कि हमने इस पूरी चीज को मीडियम के अंदर एनक्लोज कर दिया है, अगर आपने इसे मीडियम के अंदर एनक्लोज कर दिया होता तो क्या होता, कुछ नहीं है, अगर पूरे सेटअप को आपने अंदर डाल दिया किसी मीडियम के अंदर, ठीक है, अगर मीडियम के अंदर डाल दिया तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स जो हो जाएगा ओरिजिनल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। क्यों हो जाएगा, सिंपल सा आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। अब अगर एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम के लिए लिया हमने, ठीक है, जो क्लोज्ड सरफेस लिया था वो वैक्यूम में लिया था। अब अगर हम किसी मीडियम के अंदर ले रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, K और आ जाएगा। तो ये तो ओरिजिनल फ्लक्स था, ओरिजिनल फ्लक्स डिवाइडेड बाय K, तो मीडियम के अंदर फ्लक्स जो है वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात समझिएगा, एक और पॉइंट समझिएगा, अगर मैं कह देता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज जीरो, अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज जीरो, तो क्या इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, या क्या इसका मतलब ये भी निकाला जाए कि उसमें चार्ज ही नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स शायद सही नहीं है। कैसे सही नहीं है समझिए, सपोज एक सरफेस लिया हमने, ठीक है, मैंने इसके अंदर दो चार्जेस ले लिए, एक लिया प्लस Q और एक ले लिया माइनस Q, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, बिल्कुल होगी। एक्चुअली प्लस Q और माइनस Q के अरेंजमेंट को हम डाइपोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस भी जा रही होंगी, इस तरीके से सब कुछ होगा, है ना, आप जानते हैं ये सारी बात। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर समेशन ऑफ Q करेंगे, समेशन ऑफ Q प्लस Q माइनस Q जीरो हो जाएगा, तो समेशन ऑफ चार्जेस जो है वो जीरो होगा फ्लक्स जीरो करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ना हो और चार्ज भी ना हो, तो ये इंटरप्रिटेशंस इसके गलत हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और चार्ज का सम जीरो होगा, ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। नेट फ्लक्स जीरो होने का ये मतलब नहीं होता कि अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज है बट इक्वल एंड अपोजिट है, सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, नेट समेशन Q इज जीरो, ठीक है, नोट कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, फटाफट कराऊंगा इसे, गॉस लॉ पे इलस्ट्रेशंस ध्यान से देखिएगा। समेशन फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स दैट इज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA which is equals to summation Q upon epsilon naught। मैं उम्मीद करता हूं सबको ये याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। कुछ नहीं होता, एक सरफेस होता है, सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस एनक्लोज होते हैं, वो समेशन Q होता है। इनफैक्ट ये समेशन Q इनसाइड वाले हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो वैक्यूम के अंदर फ्लक्स मिलेगा, K से और डिवाइड कर दोगे तो मीडियम के अंदर मिलेगा। E डॉट dA क्या है, सरफेस पे, उस गॉसियन सरफेस पे हर छोटे छोटे एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, dA के साथ मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, उसका सम किया तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया।
उसी को फ्लक्स को निकालने का छोटा तरीका समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब अगर मैं कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशन से मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ तो पहला इलस्ट्रेशन देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशंस हैं, पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट के बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, अगर मैंने कह दिया ये स्क्वायर प्लेट ए है, ये भी ए है, तो मैंने a/2 दूरी पे क्या कर दिया, एक चार्ज कैपिटल Q रख दिया। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट, आपसे ये पूछा गया है। याद रखना, जब भी गॉस लॉ लगाओगे तो इस सर्कल को मत भूलना। जो सर्कल कहता है कि गॉस लॉ लगाने के लिए सरफेस जो है वो क्लोज होना चाहिए, तो बस कुछ नहीं करना, इस सरफेस को सबसे पहले तो क्लोज करो। सरफेस को क्लोज कैसे किया जाएगा, मतलब इस चार्ज को एनक्लोज कर दीजिए एक सरफेस के अंदर। अब मैं इस तरीके से इसे एनक्लोज करूंगा कि ये एक रेगुलर ज्योमेट्री बन जाए। अब रेगुलर ज्योमेट्री बनाने के लिए देखिए, मैं इसे एक क्यूब की फॉर्म में एनक्लोज कर सकता हूं। ध्यान से समझना, ये देखो, अगर मैं इसे क्यूब बना दूंगा तो क्या हुआ, एग्जैक्टली ये a/2 है तो ये दूरी भी a/2 हो गई, ये भी a/2, मतलब हर जगह से ये चार्ज q जो है ये क्यूब के सेंटर पे आ गया। किस पे आ गया, क्यूब के सेंटर पे। अगर सोचिए क्यूब के बिल्कुल सेंटर पे आ गया तो ये हर फेस से जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, हर फेस से इसकी दूरी a/2 हो जाएगी। हर फेस का सेंटर ले लोगे तो उससे दूरी इसकी कितनी होगी, a/2 होगी। तो अगर मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, अब इस क्यूब में से क्या होगा, फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी ना, तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा। क्यों, सरफेस के अंदर चार्ज मौजूद है और उसकी वजह से फील्ड लाइंस बाहर, आउटगोइंग तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो आउटगोइंग फ्लक्स होगा। कितना आउटगोइंग फ्लक्स होगा, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो है सारे फेसेस के कारण। कितने फेस होते हैं क्यूब के अंदर, 6 फेस होते हैं। 6 फेसेस के कारण क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस के कारण कितना हो जाएगा, एक फेस के कारण ड्यू टू अ सिंगल फेस ये हो जाएगा q by 6 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा q by 6। टोटल 6 फेसेस में से इतना फ्लक्स निकल रहा था तो एक में से इतना निकलेगा। आसान इलस्ट्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि एक सिलेंडर था, ठीक है, इस सिलेंडर के एकदम टॉप पे यहां पर एक चार्ज क्यू रख दिया गया। आपसे पूछ लिया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर से फ्लक्स कितना होगा। बहुत आसान है, क्या किया गया, मान लीजिए कि मैंने गॉस लॉ यूज किया। गॉस लॉ लगाने के लिए मुझे एक सरफेस चाहिए जो क्लोज हो, और सच दैट क्लोज भी मैं इस तरीके से करूंगा कि सिमेट्रिकली चार्ज क्यू प्लेस हो जाए। तो क्या करूंगा, इसी लेंथ l का एक और मैं सिलेंडर ले लेता हूं इस तरीके से, ठीक है, इसी लेंथ l का एक और सिलेंडर इसके ऊपर मैंने मान लिया। क्या सरफेस क्लोज हो गया, अभी तो ओपन था ना पहले, अब मैंने सरफेस को क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया तो ये चार्ज q जो है वो दो सिलेंडर्स के बिल्कुल बीचों बीच है। तो अगर मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस, तो आप कह देंगे q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर दो इक्वल पार्ट्स में हमारा फ्लक्स डिवाइड हो रहा है तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा फ्लक्स, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आधा हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अगर सोचिए मैंने कह दिया क्यूब है, वापस वैसे ही चर्चा कर रहा हूँ, क्यूब है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री का चैप्टर, तो ये वाला क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए आसान होंगे, ठीक है। मैंने कह दिया कि एक चार्ज को मैंने यहां प्लेस कर दिया है एट द सेंटर ऑफ एनी एज, किसी भी एज के बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट पे मैंने एक चार्ज क्यूब को प्लेस कर दिया है। मैंने पूछ लिया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स बता दीजिए। बताइए कितना होगा, एक चार्ज जो एज पे पड़ा हुआ है, तो अगर मैं देखूं तो इट इज सिमिलर टू यूनिट सेल कॉन्सेप्ट। अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ लिया है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये मैं यूनिट सेल पे एक एटम के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। यही एटम हो सकता है किसी कॉर्नर पे भी प्लेस हो, जो मेरा अगला सवाल होगा। तो देखिए, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो देखिए अपन क्या कर सकते हैं इसे। आप मान लीजिए कि इस सरफेस को तो क्लोज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, चार्ज को पूरे एक सरफेस के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा। और किस तरीके से एनक्लोज करूंगा, ताकि ये चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड दिखे।
ताकि तभी तो मैं सिमेट्रिकली प्लेस होता है, तभी तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 6 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है, तो हर फेस में से सेम फ्लक्स बाहर जा रहा होता है। तो अब अगर मैं इसे सिमेट्रिकली एनक्लोज करना चाहता हूँ तो देखिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके से मैं इसको एनक्लोज करवा दूंगा। अब अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो मैंने क्या किया है, इसे एक इस चार्ज को क्या कर दिया, बाकी 3 क्यूब और रख दिए। ठीक है, तो अब ये चार्ज जो है पूरी तरीके से घिर चुका है, घिर चुका है मतलब पूरी तरीके से एंक्लोज हो चुका है और बिल्कुल सिमेट्रिकली बीचों बीच प्लेस्ड है। अब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है ना वो इन 4 क्यूब से जाएगा। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इस चार्ज का 1/4 पीस, 1/4 पार्ट हर क्यूब में चला जाएगा। ठीक है, इसका 1/4 पार्ट इस क्यूब में, 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, इस क्यूब, इस चार्ज क्यूब के 4 टुकड़े हो गए। तो अगर मैं कहूं कि इस टोटल में से फ्लक्स कितना जा रहा होगा, तो टोटल में से तो आप कह देंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो अगर मैं पूछ लूं इस क्यूब से कितना जाएगा, इस क्यूब से जाने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट कितने टाइम्स, 1/4 टाइम्स, क्योंकि इसमें इस क्यूब के अंदर इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन केवल q/4 है। या फिर मैं कह सकता हूं इस पूरे फ्लक्स का केवल 1/4 पार्ट ही यहां से जा रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, जैसे ये आप नोट कीजिए, और एक और क्वेश्चन है जो आप ट्राई कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। अब मैंने कह दिया आपसे कि ये जो चार्ज q है वो एक कॉर्नर पे प्लेस्ड है। ठीक है, द चार्ज q इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। अब बताइए कि टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। देखिए चार्ज q को हम कॉर्नर पे प्लेस करते हैं। ठीक है, अब ऐसा समझिएगा कि कितने ऐसे मैं क्यूब्स और बनाऊं कि ये चार्ज क्यूब पूरी तरीके से उसके अंदर एनक्लोज हो जाए। अगर आप ज्योमेट्री से अच्छी तरह से समझ पा रहे हो तो इस चार्ज क्यूब को एनक्लोज करने के लिए, जो कि कॉर्नर पे प्लेस्ड है, हमें 8 ऐसे क्यूब की जरूरत है। 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक क्यूब ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये 2 क्यूब से तो इसका आधा पार्ट भी कवर हुआ। ठीक है, अब देखिए 2 क्यूब मुझे यहाँ आगे रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 क्यूब मैंने और आगे रखे तो क्या होगा, 1 2 3 4 क्यूब से तो इसका आधा वाला पार्ट, नीचे का आधा पार्ट एनक्लोज होगा। अब इसी का ऊपर आधा पार्ट एनक्लोज करने के लिए मुझे 4 क्यूब और रखने पड़ेंगे। तो इनफैक्ट अगर आप खुद से घर पे करके देखेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे डायग्राम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे 8 क्यूब्स के कारण ये चार्ज क्यूब पूरी तरीके से एनक्लोज होगा। तो अगर मैं लिखूंगी टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, तो टोटल फ्लक्स जो जा रहा होगा वो कितना जाएगा, q बाय एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो एक क्यूब में से कितना जाएगा, थ्रू 1 क्यूब, या इसमें से कितना जाएगा, जो फ्लक्स जा रहा होगा वो जाएगा q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। कितना जाएगा, q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। अगर आप चाहें तो भी मैं यहाँ पर बना के दिखा सकता हूँ आपको, इस तरीके से कुछ क्यूब बनेगा एक और यहाँ पर भी एक और क्यूब कुछ ऐसा सा बनेगा। ठीक है, तो ये तो नीचे का आधा पार्ट कवर हुआ। ऐसे ही आपको 4 और ऊपर बनाने पड़ेंगे, है ना, 4 और ऊपर बनाने पड़ेंगे। घर पे माचिस की डिब्बियां हो तो उससे करके देखना। ठीक है, मैच बॉक्स से करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि 8 क्यूब्स के कारण एक चार्ज क्यूब इस तरीके से एनक्लोज हो सकता है। इसी में मैंने आपसे पूछ लिया कि है तो अभी भी कॉर्नर पे ही प्लेस्ड, अभी भी चार्ज जो है वो कॉर्नर पे ही प्लेस्ड है, लेकिन अब मैंने पूछ लिया कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच फेस। अब आप फेस से निकलने वाला फ्लक्स बता दें। देखिए चार्ज अभी भी क्यू यहीं पे ही प्लेस्ड है। अब मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस, किसी भी एक फेस से आप निकलने वाला फ्लक्स बता दें। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने इसको यहां पर रखा है ना, तो 3 फेसेस ऐसे हैं, 3 फेसेस इसमें से ऐसे। अब आप जानते हैं इस क्यूब में से तो टोटल फ्लक्स कितना जाएगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब विल बी q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस चार्ज का केवल 1/8 पार्ट जो है वो इस क्यूब के अंदर एनक्लोज है, जो हमें नेट चार्ज, जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। ठीक, अब देखिए इस चार्ज के कारण क्या हो रहा होगा, 3 फेसेस में, क्या बोल रहा हूं, 3 फेसेस, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। 3 फेसेस के लिए फ्लक्स 0 होगा। वो फ्लक्स इसलिए 0 होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा।
या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पैरेलल टू द सरफेस, वो सरफेस के पैरेलल जा रही होगी, सरफेस को कट नहीं कर रही होगी, और कट नहीं कर रही होगी तो फ्लक्स जीरो होगा। देखिए यहां से फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, जैसे इस फेस की बात हो रही है, मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, इस फेस के लिए क्या होगी, फील्ड लाइन जो है वो पैरेलली जा रही है सरफेस के। ये हो गया मेरा फर्स्ट सरफेस। दूसरा सरफेस ये वाला है, दूसरा सरफेस कौन सा है, ये वाला सरफेस है, इस पे भी फील्ड लाइंस जो है सेकंड वाली पे पैरेलली जा रही हैं। तीसरा फेस कौन सा है, ये वाला जो बाहर की तरफ है ना, जो बाहर की तरफ जो क्यूब के है, ये वाला फेस जो है, इस पे भी फील्ड लाइंस कैसी जा रही हैं, पैरेलल टू द सरफेस जा रही है। तो ये तीन फेसेस ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल ही चली जा रही हैं, और पैरेलल ही चली जा रही हैं, तो फ्लक्स 1 2 3 के लिए कितना है, 0 है। लेकिन फ्लक्स कट किसको कर रहा होगा, देखो मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से शीट ऑफ मतलब पेपर की शीट ले लीजिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसे क्रॉस कर रही हो ना, कट कर रही हो, तब फ्लक्स आएगा, नहीं तो फ्लक्स नहीं आएगा। तो अब देखिए फील्ड लाइन जो है कट कर रही होंगी सबसे पहले तो इस सरफेस को, जो कि मैंने फोर्थ कह दिया, फील्ड लाइंस ऐसे इसको क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है, तो फोर्थ फेस के लिए फ्लक्स नॉन जीरो है। सिमिलरली ये वाला जो फेस है ना, फिफ्थ, इसके लिए भी फील्ड लाइंस कट कर रही होंगी, ठीक है। अब अगर आपको ये अज्यूम करना है, समझना है ना, तो सोचिएगा अपने कमरे में बैठ के, अपने कमरे को ही क्यूब मान लीजिएगा, सोचिएगा किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा दो दीवारों में से और एक छत में से, ठीक है, मान लेना एकदम ऊपर अपने रूम का एक कोई ऊपर वाला कॉर्नर उठा लेना, वहां पर मान लेना कि एक चार्ज पड़ा हुआ है और उससे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, ठीक है। दो दीवारों के लिए तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस उसी दीवार के पैरेलल चल रही होंगी, थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज करने की जरूरत है, और फील्ड लाइंस छत के भी पैरेलल चल रही होंगी, तो इन तीन फेसेस के लिए तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फ्लक्स किसके लिए नॉन जीरो आएगा, एक तो जमीन के लिए, ठीक है, जमीन मतलब ये कौन सा हो गया, फिफ्थ फेस हो गया, एक सामने वाली दीवार के लिए, और एक दीवार ये वाली, क्योंकि अगर मैंने मान लिया कि उस वाले चार्ज, अगर चार्ज मेरे रूम के उस वाले कॉर्नर पे है, तो फील्ड लाइंस इस वाली सरफेस को भी कट कर रही होंगी, मतलब ये सिक्स्थ फेस जो है ना पीछे वाला, उसको भी फील्ड लाइंस कट करती हुई जा रही होंगी, ठीक है। तो ये चार्ज Q जो है 4 5 और 6 फेस के लिए सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तीनों में से फ्लक्स इक्वल जाएगा, और इक्वल फ्लक्स जाएगा तो सपोज मैं निकाल रहा हूं फ्लक्स थ्रू द फिफ्थ सरफेस, तो वो टोटल सर फ्लक्स का भी 1/3 जाएगा, तीन में से तो फ्लक्स जीरो ही है, बाकी the remaining this total flux is shared by 3 remaining faces, तो एक फेस कितना उठाएगा, 1/3 ऑफ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना है, Q by 8 एप्सिलॉन नॉट है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, Q by 24 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। सपोज इसी में ही मैं छोटा मोटा एग्जांपल और आपसे पूछ लेता हूं, तो ये इस टाइप से क्यूब वाले सवाल आते हैं, ठीक है, तो ये क्यूब वाले सवालों का सेक्शन इतना ही है। अगर मैं और इसमें डिटेल में जाऊं तो एक आध क्वेश्चन और अपन डिस्कस कर सकते हैं। सपोज मैंने कह दिया कि एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, गिवन है, और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, क्या है आपके पास, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जो इसमें से कट होती हुई जा रही है, मतलब जो स्फीयर को कट करती हुई जा रही है, दिस इज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा समझ लीजिए कि एक स्फीयर था और उसको बीच में, बीचों बीच, जैसे आप सोचिए कि आपके पास एक संतरा है फॉर एग्जांपल, ऑरेंज है, आपने कट कर दिया, ठीक है, कट करेंगे तो इस टाइप की प्लेन शीट ऑफ चार्ज मिलेगी, प्लेन है ना, प्लेन जो है वो इसके बीचों बीच जा रहा है, ठीक है, सच दैट ये जो शीट है ना उसकी दूरी यहाँ से x है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा दे रखी है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, आपसे पूछा गया कि इसमें से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है। देखिए बहुत ही आसान है, अगर जैसे ही आप इसे कट करेंगे ना, ऐसा सोचिए कोई एक स्फीयर था, आपने इसे यहाँ से कट कर दिया, जैसे यहाँ से कट करोगे तो मेरे हिसाब से एक प्लेन बनेगा, और प्लेन बनेगा तो यहाँ पर कैसा सा दिखेगा आपको, एक सर्कल दिखेगा ना,
तो इसी सर्कल के अंदर चार्ज एनक्लोज है, ठीक है, प्लेट जो है वो इनफाइनाइट है। इस तरीके से अपन को क्या देखना है, अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स इज सिंपली summation of charge inside divided by epsilon naught, summation of charges inside divided by epsilon naught। तो देखिए केवल इस शीट का इतना इतना पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस स्फीयर के अंदर है, और जो स्फीयर के अंदर है केवल उतना ही चार्ज हमें चाहिए, उसी से फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे चार्ज निकालें, देखो मान लो ये तो रेडियस r ही दिया हुआ है, ठीक है, ये रेडियस r है, ये दूरी x है, तो इतने का रेडियस मतलब मुझे तो इस सर्कल का रेडियस निकालना होगा ना। इस सर्कल का रेडियस मैं कैसे निकालूंगा, ये r है ये x है, तो ये रेडियस जो है जिसका सर्कल कट हुआ है एक्चुअल में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये तो इसका रेडियस हो गया। तो अगर मेरे को चार्ज निकालना है कितना, तो कैसे निकालूंगा, चार्ज कैसे निकालूंगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस मच कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, पाई r स्क्वायर, रेडियस कितना है इस सर्कल का, ये हो गया रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर करना है, ये हो गया पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ये हो गया टोटल चार्ज इनसाइड दिस। ठीक है, प्लेट ऐसा सोचिएगा, प्लेट को अगर आप बिल्कुल स्फीयर के बीच में डालेंगे ना तो वो एक सर्कल की फॉर्म में अंदर स्फीयर में आ जाएगी, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हो गया एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए, आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक सवाल लीनियर चार्ज वायर के लिए भी आ सकता है, एक वायर है लीनियर चार्ज वायर के लिए भी ऐसा एक सवाल हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि इसी तरीके का एक स्फीयर था और एक वायर है, अब जिसको वायर को अपन ने अंदर इंसर्ट किया है, ठीक है, इस वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा दे रखी है, ठीक है, रेडियस अभी भी r है और ये दूरी जो है वो x दे रखी है। बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। अब अगर मैं पूछूं इसमें से फ्लक्स कितना होगा, कुछ नहीं है, यहाँ पर तो ये वायर ही है ना, तो ये लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ कितनी होगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सिमिलरली ये लेंथ भी इतनी होगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। निकाल लीजिए कितनी लेंथ ऑफ वायर अंदर है स्फीयर के, 2 टाइम्स रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आप इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए चार्ज पर यूनिट लेंथ से और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, ये मिल गया आपको टोटल फ्लक्स। तो इस तरीके से छोटे-मोटे इलस्ट्रेशंस आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ज q जो है उसे मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया है, मान लीजिए ये जो दूरी है वो x है, ठीक है, सेंटर से इस चार्ज की जो दूरी है वो x है, एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, चार्ज q को यहाँ प्लेस कर दिया, आपसे पूछा गया कि इस डिस्क से निकलने वाला फ्लक्स बता दीजिए, डिस्क से कितना फ्लक्स जो है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, अब फ्लक्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, फ्लक्स निकालने के लिए आपको एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी और फिर एरिया एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत आसान है, फ्लक्स निकालने का तरीका तो सब लोग जानते ही हैं, d phi e कैसे निकलता है, e डॉट da से, और e डॉट da मतलब क्या है, e da इनटू cos थीटा। फाइन, क्या यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसी है या वो वेरी कर रही है, इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा, क्या यहाँ पर हर एलिमेंट पे या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है या चेंज हो रही है। आप सिंपल सा समझ जाएंगे क्योंकि पॉइंट चार्ज से दूरी अलग अलग है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो ये वाला फैक्टर आ जाएगा वो चेंज हो जाएगा, और ये फैक्टर चेंज हो जाएगा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए ही फ्लक्स निकालना पड़ेगा। देखिए अभी पहले तो ये मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सब्र रखिएगा, लेकिन इसी को करने का छोटा तरीका और है। देखिए मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, यहां से r दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट उठा लेता हूं। ये डिस्क का एलिमेंट कैसे उठाएंगे आप, एक छोटी सी रिंग की फॉर्म में, ठीक है, छोटी सी रिंग उठा ली और इस रिंग का जो थिकनेस है वो dr उठा लिया, ठीक है।
इस छोटी सी रिंग के लिए मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, इस छोटी से एलिमेंट के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक मैं समझ रहा हूं बहुत आसान चीज है। ये एंगल थीटा ले लिया। अब देखिए एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर ऑलवेज पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया मेरा डीए एलिमेंट। ठीक है, डीए एलिमेंट मैंने इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन में उठा लिया सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, यही वाला थीटा। ठीक, अब यही हो गया एंगल थीटा हो गया। अब अगर मैं डीए लिखना चाहूं, व्हाट इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट क्या करोगे, मैं कह रहा हूं इस स्ट्रिप को खोल के ऐसे रख दो, खोल के रखेंगे तो ये दूरी तो हो जाएगी 2 पाई r और विड्थ कितनी हो जाएगी dr, तो dA कितना हो जाएगा 2 पाई r dr, है ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ये हो गया एरिया। अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे cos थीटा बता दो भाई, cos थीटा की वैल्यू यहां से इस ट्रायंगल से देख लो, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सारी वैल्यूज पता है यहां पुट कर दो, तो छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, the small amount of electric flux d phi e is given as e dA cos theta, इलेक्ट्रिक फील्ड है kq upon r square plus x square multiplied by dA, dA एलिमेंट कितना 2 pi r dr, और cos थीटा की वैल्यू x upon under root of r square plus x square, ये सारी चीजें हैं, तो d phi e जो होगा ना d phi e वो हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2 पाई आर, ठीक है, और यहां आ जाएगा 2 पाई एक्स कर लेता हूं, यहां आ जाएगा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें से एक्स को बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर एक्स पॉइंट ये दूरी तो फिक्स्ड है ना, चार्ज से तो दूरी फिक्स है, वराय क्या हो रहा है, रेडियस वराय हो रहा है, ये स्मॉल आर जो है वो वेरिएशन दे रहे हैं हम, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगा, सिंपल सी बात है, छोटा आर कहां से कहां तक वराय कर रहा है, पहला एलिमेंट 0 में मिलेगा, आखिरी एलिमेंट कैपिटल आर में मिलेगा, तो 0 से r तक के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब देखो इस फैक्टर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, मैं शायद पहले भी करवा चुका हूं इस टाइप का इंटीग्रेशन, लेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं ले ले रहा हूं t स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट कर दो, यहां आ जाएगा 2r dr इक्वल्स टू 2t dt, x तो कांस्टेंट है, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो r dr को क्या लिखोगे t dt, सो इंटीग्रेशन t dt अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को तो t स्क्वायर रख ही दिया था, इसकी पावर 3/2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, t क्यूब, एक t और t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर dt, तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1 अपॉन t, क्या हो जाएगा -1 अपॉन टी, और टी की वैल्यू अपन ने क्या ली थी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू इंटू 2 पाई एक्स, ठीक है, -1 अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2 पाई एक्स, के क्यू इंटू 2 पाई एक्स, और ये हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, ठीक है, पहले तो सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, अपर लिमिट -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, यहां पर r की वैल्यू 0 रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, +1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मतलब ये हो गया x, ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आप क्या कर दीजिए, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, तो ये जो फ्लक्स आ जाएगा ना, मैं x को अंदर मल्टीप्लाई में भेज रहा हूं, तो ये बनेगा kq into 2 पाई 1 minus 1 upon 1 minus x upon under root of r square plus x square, k को लिख रहा हूं 1 upon 4 pi epsilon naught, ठीक है, 1 upon 4 pi epsilon naught लिख रहे हैं k को, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 2 जा, तो जो ये फ्लक्स हो जाएगा ये हो जाएगा q by 2 epsilon naught 1 minus x upon under root of r square plus x square, थोड़ा थोड़ा याद आना चाहिए, ये कुछ फॉर्मेट वैसा सा ही है, इस q की जगह अगर सिग्मा होता ना, q की जगह अगर सिग्मा होता तो ये फॉर्मूला इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी,
कुछ वैसा सा ही इक्वेशन बन के आई है। x अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर मैं कह देता हूं कि यहां से यहां इस पॉइंट को जोड़िए, ठीक है, ये दूरी तो हो गई x, ये दूरी हो गई कैपिटल R, तो ये वाली जो बची हुई दूरी है ये हो जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको ये एंगल मिलेगा अल्फा। ये एंगल क्या है? अल्फा एंगल है। अल्फा एंगल कौन सा एंगल हुआ यहाँ पर? जो ये चार्ज पार्टिकल Q इस डिस्क की पेरिफेरी से बनाता है, डिस्क के सर्कमफेरेंस से जो एंगल बनाता है, टोटल एंगल, वो हो गया अल्फा। ठीक है, तो ये एक्चुअली x अपॉन ये क्या मिल रहा है हमें? नेट फ्लक्स हो गया q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा। तो ये एक्चुअली इस फॉर्म से आया है, q by 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा। दिस इज द नेट फ्लक्स। और अल्फा एंगल कौन सा है? एंगल सबटेंडेड बाय द चार्ज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क। नोट कीजिएगा। जैसे डिस्क वाले सवाल अभी हमने किए, तो उसमें लेंथी इंटीग्रेशन से बचने का एक दूसरा तरीका है सॉलिड एंगल का कांसेप्ट। ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो पहले सॉलिड एंगल का थोड़ा सा कांसेप्ट जो है हम पढ़ लेते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है जो हमारे पास एक 2D एंगल होते हैं, ठीक है, जैसे आप एक सर्कल की बात कर रहे होते थे, लेट अस से कोई एक हमारे पास आर्क होती थी, ठीक है, ये आर्क की कुछ लेंथ होती थी और ये जो है रेडियस अगर r होता था, ये एंगल को हम कह देते थे थीटा। थीटा क्या होता था? ये 2D एंगल होता था व्हिच वाज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, ये जो आर्क होती थी, 2 डायमेंशनल आर्क होती थी, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है वो थीटा होता था। लेकिन अब मैंने कह दिया कि मेरे पास एक एरिया एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? एरिया एलिमेंट है। यहां मैं 3D एंगल की बात कर रहा हूं। एक्चुअली सॉलिड एंगल किस टाइप के एंगल की बात हो रही है? 3D एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर एक एरिया एलिमेंट कुछ इस टाइप का है, तो वो सेंटर पे, मान लीजिए ये रेडियस आ रही है, इस एरिया एलिमेंट के पेरीफेरी का हर एक पॉइंट अगर आप इस सेंटर से जोड़ दें और फिर इस एंगल को देखें जो ये सबटेंड कर रहा है, एक्चुअली ये वाला जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये 3D एंगल है। इस 3D एंगल को डेल कहा जाता है या सॉलिड एंगल कहा जाता है। बहुत ही आसान सी बात है, आप इसको वैसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। कोई भी एक कोन उठा लीजिए, ठीक है, कोन उठाइएगा तो कोन जो है वो 3D शेप एक्वायर कर रहा होगा, ठीक है ना, मतलब कोन जो है 3D एंगल बनाएगा। सपोज इस टाइप से मेरे पास एक शीट है, ठीक है, मैंने इसे एक कोन की फॉर्म में डेवलप कर लिया। फॉर एग्जांपल देखिए इस टाइप से मैंने कुछ कोन बना लिया है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल ये अंदर 3D एंगल एनक्लोज कर रहा है ना, 3D एंगल, मैं ऐसे लीनियर की बात नहीं कर रहा हूं। आप इसे देखिए, अगर आप इसे फ्लैटन आउट कर देंगे इस तरीके से, अगर आप एक फ्लैटन आउट करते हैं तो बीचों बीच अगर मैं एक डिवीजन कर दूं, बीचों बीच अगर मैं एक डिवीजन कर दूं, तो ये एंगल कैसा मिलेगा मुझे? 2D एंगल मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 3D की, मतलब आप इस पूरे को ऐसे हाथ डाल के देख लेंगे तो ये पूरा जो एंगल बन रहा है ना अंदर से, वो 3D एंगल है। और इस 3D एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूनिट भी आपने पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है स्टेरेडियंस। इसको मेजर किस में किया जाता है? स्टेरेडियंस में मेजर किया जाता है। ये डेल जो है वो 3D एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इस डेल या 3D एंगल को मैं 2D एंगल से रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में यूजुअली 2D एंगल पता होता है। 2D एंगल तो पहले तो ये पता होना चाहिए सॉलिड एंगल है क्या। सॉलिड एंगल क्या है? एक एरिया एलिमेंट जो यहाँ पर सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द पेरिफेरी टू द सेंटर is known as the solid angle। और इस डेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है dA upon r square से। डेल कैसे रिप्रेजेंट करोगे? dA upon r, जैसे यहाँ पर थीटा कैसे रिप्रेजेंट करते थे? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, वैसे यहाँ पे एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर से आप डेल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं एक एलिमेंट ले लिया है, मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिया है सच दैट ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल वो अल्फा है। सेमी वर्टिकल एंगल कैसा है? अल्फा है, मतलब ये 2D एंगल है। और ये जो है ये 3D एंगल सबटेंड कर रहा होगा, है ना, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये कोन यहाँ पर जो एंगल 3D एंगल बन रहा है वो डेल है, 3D एंगल डेल है। और मुझे अब रिलेट करना है,
मुझे इस डेल और अल्फा को रिलेट करती हुई एक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, रट लो इसे, मतलब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सॉलिड एंगल से आपको मिल सकता है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां से थीटा दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट उठा ले रहा हूं डी थीटा का, ठीक है, सच दैट ये जो लेंथ हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी, ये जो लेंथ हो जाएगी हो जाएगी आर डी थीटा, ठीक है। तो इस आर डी थीटे का एक एलिमेंट उठा ले रहा हूं मैं इसके अराउंड, आर डी थीटा का क्या किया मैंने, एक एलिमेंट उठा लिया इस तरीके से, ठीक है। अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो आर रेडियस है, तो ये दूरी हो जाएगी आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर साइन थीटा। तो अगर मैं ये छोटा सा एरिया एलिमेंट लिखना चाहूं तो इस स्ट्रिप को खोल के रखना पड़ेगा। जैसे इस स्ट्रिप को खोलूंगा तो इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r sin थीटा, 2 पाई इनटू स्मॉल r, ये हो गया 2 पाई r sin थीटा, और इसकी जो विड्थ हो गई वो कितनी हो गई, r d थीटा हो गई। तो अगर मैं इसका छोटा सा एरिया लिखना चाहूं तो छोटा सा एरिया हो जाएगा 2 पाई r sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय r d थीटा। तो छोटा सा एरिया हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा। टोटल एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, बहुत ही आसान है, आपका थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 डिग्री से अल्फा तक, कहां तक जाएगा, ये तो 0 है, 0 से कहां तक जाना है आपको, अल्फा तक जाना है। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से अल्फा तक करेंगे। तो एरिया एलिमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो 2 पाई r स्क्वायर तो कॉमन है, cos थीटा का sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos थीटा, 0 से अल्फा तक जाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा, कितना आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा। अब आप जानते हैं कि ये सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन होता है, एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो डेल कैसे डिफाइन हो जाएगा, एरिया को आप r स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, जैसे एरिया को r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, और यही डेल की वैल्यू है। रट लीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। डेल जो स्टेरेडियन एंगल है वो कैसे निकालते हैं, 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द 2D एंगल। इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कह देता हूं हमारे काम की यूटिलिटी का है, मतलब हमें कहां से मजा आ रहा है, हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इसे, सॉलिड एंगल का कांसेप्ट हमारे फ्लक्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत आसान कांसेप्ट है, मैं बता देता हूं आपको कैसे। अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक स्फीयर की, तो स्फीयर जो है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, अगर मैंने कह दिया रेडियस r है तो बताइए इसका सरफेस एरिया कितना होता है, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। फाइन, तो ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, मतलब अगर मैं कहूं ना ये वैसे तो आपको पता चल रहा है ये 2D एंगल है, 2D एंगल कोई पूछ ले तो आप तो कह दोगे सर ये तो टोटल 2 पाई है, ठीक है, वो तो 2D एंगल हो ही गया। लेकिन मैं कह रहा हूं 3D एंगल कितना सबटेंड कर रहा होगा एक स्फीयर। तो देखिए ये हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एरिया को r स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 4 पाई, क्या बन जाएगा, 4 पाई। तो याद रखना, जैसे आप कहते हो ना पूरा सर्कल घूम लिया तो 360 डिग्रीज घूम लिया, वैसे ही अगर एक स्फीयर घूम लिया तो 4 पाई एंगल आप घूम जाते हैं, ठीक है। तो रेडियस इज 4 पाई। अब सुनना एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जो ये डेल एंगल है वो 4 पाई हो गया है। अगर मैंने यहाँ पे बीचों बीच एक चार्ज रख दिया तो आपको पता है फ्लक्स कितना इसमें से निकलेगा, जल्दी बताइए, इसमें से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना हो रहा होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ऐसा कहा गया है कि स्फीयर में से फ्लक्स इतना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिएगा, तो इसका मतलब है 4 पाई एंगल से कितना फ्लक्स जा रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट जा रहा है। इस टोटल में से इतना ही फ्लक्स जा रहा होगा ना, फील्ड लाइन जैसे बाहर निकल रही है, ठीक है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए अब तक। तो 4 पाई टोटल एंगल स्फीयर का, उसमें से कितना जा रहा है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जा रहा है। तो यूनिट से कितना जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट जाएगा। तो अगर मैं कह दूं कि मुझे केवल डेल एंगल की आवश्यकता है, ठीक है, मुझे कितने में से निकालना है, केवल डेल से। देखिए यहां से अब आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है कि चलो भाई एक बढ़िया सा कांसेप्ट आपको समझ में आएगा, जिससे डायरेक्ट सवाल हो जाएंगे विदाउट गोइंग फॉर सच लॉन्ग इंटीग्रेशंस। ओके, यूनिट में से तो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट,
अब मैं चाहता हूं कि मैं क्या निकालना चाहूँ, ध्यान से सुनना, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि चार्ज Q जब यहाँ प्लेस्ड है तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इतने सेक्शन से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा होगा। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि बताइए इतने सेक्शन से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये चार्ज Q है, ये रेडियस R हो गए, और ये जो एंगल है वो अल्फा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा है। तो ये टोटल एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, सॉलिड एंगल डेल का। सॉलिड एंगल कितना ये सबटेंड कर रहा है, इतना। तो ये जो डेल है, अगर मैं पूछ लूं कि यूनिट से तो जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यूनिट से जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई, 4 पाई नीचे चला जाएगा ना, तो इतना जाएगा यूनिट से। तो यूनिट से तो इतना जा रहा होगा, तो डेल से कितना जाएगा, डेल से जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल। ठीक है ना, डेल एंगल से इतना जा रहा होगा। तो अब अगर मैं इसे और सिंपलीफाई करूं तो ये आ जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डेल कितना होता है, हाउ इज डेल रिलेटेड टू दिस अल्फा, डेल इज रिलेटेड टू द अल्फा बाय दिस इक्वेशन। तो यहां लिख दे रहा हूं 2 पाई 1 माइनस cos अल्फा। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 जा 2 जा, सो दिस बिकम्स Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा। तो यही तो नेट फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा। अभी अभी ये डिस्क के लिए किया हमने, अभी अभी सेम फॉर्मूला हमने डिस्क के लिए डिराइव किया। तो अब देखो, अब तुम्हें याद क्या रहना चाहिए, अगर तुम इस पूरे स्फीयर को भूल जाओगे ना, अब अगर इस स्फीयर को भूल जाओगे तो कुछ नहीं, मैंने यही तो काम किया था। ये रही मेरी डिस्क, ठीक है, इस डिस्क का रेडियस r था, ये वाली डिस्टेंस x थी, और इसे मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल सेटअप में करा दिया था। चाहे इतने डिस्क की बात करूं या इस कर्व सरफेस की, भाई फ्लक्स तो एक ही जितना जा रहा होगा ना, ये देखो फ्लक्स तो फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जा रही हैं। तो तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, देखिए अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और किसी रीजन से फ्लक्स निकालने के लिए कहा गया है इसकी वजह से, तो यहां से फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, आप एक्सट्रीम पेरिफेरी पे चले जाएं, अगर ये एंगल अल्फा आपको नोन है तो आप इसमें से निकलने वाला, इस एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स आप निकाल सकते हैं, और वो जो फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा के बराबर। ये होगा अमाउंट ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड। नोट कीजिए, क्वेश्चन है, लेट अस अज्यूम अ सिलेंडर। ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो रेडियस है वो r है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 2r है। एकदम मिड पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे मैं एक चार्ज q रख देता हूं। ठीक है, एट द मिड पॉइंट अ चार्ज q इज प्लेस्ड। होगा क्या कि इस चार्ज q की वजह से फ्लक्स आएगा, मतलब फील्ड लाइंस पास होंगी, इस फ्लैट सरफेस से भी कुछ कुछ फील्ड लाइंस जाएंगी, और कर्व्ड सरफेस से भी कुछ फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो बता दीजिए। बहुत आसान सी बात है, देखिए होगा क्या कि ये तो चार्ज मिड पॉइंट पे प्लेस है, मतलब ये दूरी r है और ये दूरी भी r है। अगर मैं पूछ लूं कि सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा होगा, तो आप बेशक कह सकते हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट जा रहा होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन। अच्छा, दिस टोटल फ्लक्स इज कंप्राइज्ड ऑफ one flat surface, one curved surface, and other flat surface. And since the charge Q is symmetrically placed with respect to both the flat surfaces, it's okay. That is equals to Q by epsilon naught. ये भी आप जान गए। अब मैं flat surface से फ्लक्स निकाल रहा हूँ। देखिए, क्या मैं इसे जोड़ लूं? ये रेडियस r है, ये r है, तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि यहाँ पर अल्फा एंगल, अब यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जा रही होंगी ना, तो ये आप सॉलिड एंगल का कांसेप्ट लगा सकते हैं, सॉलिड एंगल का कांसेप्ट लगा के फ्लक्स निकाल सकते हैं। सो द फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, जो फ्लक्स निकलेगा ना फ्लैट सरफेस से, वो कितना निकल जाएगा, देखो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos अल्फा। अल्फा कितना है यहाँ पर 45 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास एक फ्लैट सरफेस से फ्लक्स।
इसी तरीके से दूसरे फ्लैट सरफेस से भी इतना ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ये आर है ये भी आर है, तो एंगल 45 हो गए, इतना ही फ्लक्स यहाँ से भी निकल रहा होगा। तो भाई आपके पास ये आ गया, ये भी आ गया। क्या कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से जो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सरफेस, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय √2। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल है, मान लीजिए कि एक स्फीयर, ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस है मैंने r दे रखा है, मैंने कह दिया यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क है जो कि यहाँ से r/2 दूरी पे, कितनी दूरी पे है? r/2 दूरी पे है, और बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर एक चार्ज q प्लेस्ड है। मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग दिस डिस्क, या इस सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। हद आसान सवाल है, आपके मॉड्यूल में है ये सवाल। ये रेडियस r है, ये r/2 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्रीज हो गया। ये एंगल अगर 60 डिग्रीज हो गया तो फ्लक्स क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताइए। नेट फ्लक्स क्या लिखूंगा? q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos 60 डिग्रीज, 1 माइनस cos 60 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा ना, अब यहां से निकलने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, सो दिस बिकम्स q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। बहुत आसान है, नोट कर लीजिए।